गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की और आज इसी में अपना नेक्स्ट जो बीटल है या नेक्स्ट जो कीट है वो आता है खपरा भृंग। खपरा बीटल की अपन बात करेंगे और हमारा जो खाद्यान्न है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, जौ है आदि जितने भी खाद्यान्न से संबंधित फसलें हैं उन सभी के जो शुष्क दाने वगैरह होते हैं उनमें ये जो खपरा भृंग जो है वो अधिक नुकसान या क्षति पहुंचाने का काम करता है। जिसे अपन ग्रामीण सामान्य भाषा के अंतर्गत कहते हैं कि गेहूं में आदि में खपरा क्या हो गया, लग गया, खपरा लग गया, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ये खपरा भृंग का क्या होता है, वो आक्रमण होता है या प्रकोप होता है। तो आज अपना पूरा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है खपरा भृंग के ऊपर और इसके संदर्भ में अपन बहुत सारी जानकारी पढ़ेंगे, जहां सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, फिर इस भृंग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, उसके बाद में ये किस प्रकार से क्षति पहुंचाता है और कैसे इसका लाइफ साइकिल है और क्या इसका अपन प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे अपना जो खाद्यान्न है उसको इसके प्रकोप से, इसके आक्रमण से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो आता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। गण की बात करें तो इसका गण है कोलियोप्टेरा। कौन सा गण है? कोलियोप्टेरा। कुल की बात करें तो डर्मेस्टिडी। कुल कौन सा इसका? डर्मेस्टिडी। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स, क्या इसके लक्षण होंगे, क्या क्षति पहुंचाएगा, क्या इसका लाइफ साइकिल है, क्या इसका प्रबंधन है। तो हम सबसे पहले इसके लक्षणों की बात करते हैं। लक्षणों में वयस्क जो भृंग है उसकी बात करेंगे, वयस्क जो भृंग है इसका, वयस्क जो बीटल है उसकी बात करेंगे और जो इसकी नुकसान पहुंचाने वाली, जो क्षति पहुंचाने वाली अवस्था है जिसे लट, ग्रब या अपन क्या कह रहे हैं, भृंगक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भृंगक, इनके क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वयस्क के लक्षण अपन देखें तो वयस्क जो है इसकी शारीरिक संरचना हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ज़्यादा बड़ा ये नहीं होता है, बहुत छोटा साइज में होता है ये, 2 से 3 mm, 2 से 3 मिलीमीटर, केवल 2 से 3 मिलीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। वयस्क भृंग को अपन देखें कैसा है, छोटा है, गहरे कत्थई रंग का। कत्थई का मतलब होता है यह भूरे काले रंग का कीट है। भूरे काले रंग का क्या होता है, कीट होता है। कत्थई रंग का क्या होता है, कीट होता है। और इसकी लंबाई देखें वयस्क की तो वयस्क की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है यहाँ, 2 से 3 मिलीमीटर। और नर जो भृंग होता है वो आकार में मादा जो भृंग है उससे क्या होता है, छोटा होता है, लगभग आधा ही होता है। साथ ही जो नर भृंग है वो अधिक गहरे भूरे काले रंग का हमें क्या होता है, दिखाई देता है। इसके अलावा अपन इसकी शारीरिक संरचना को देखें तो इसका जो सिर भाग है ये संकुचित सा होता है, ज़्यादा आगे विकसित नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, संकुचित होता है। इसका शरीर सिर, वक्ष और किस में बटा हुआ है, उदर में बटा होता है। इसके वक्षीय खंड से 2 जोड़ी क्या निकलते हैं, पंख निकलते हैं और 3 जोड़ी क्या निकले होता है, टांगे निकली हुई होती हैं, जिसकी सहायता से क्या करता है, गमन करता है, ये चलता है। ऐसी इसकी सरल सी शारीरिक क्या पाई जाती है, संरचना हमें देखने को मिलती है। इसका जो गर्भ होता है या इसकी जो लट होती है वो लट वयस्क से क्या होती है, बड़ी होती है। और जो लट है, इस लट की जो लंबाई है, लेंथ है वो 4 मिलीमीटर, कितनी लंबी होती है, 4 मिलीमीटर लंबी होती है। और क्षति जो पहुंचाती है, क्षति पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है ये यहाँ किसके द्वारा किया जाता है, लट जो है, इस लट के द्वारा ही यहाँ क्षति पहुंचाने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और ये जो लट है, ये लट हमें पीली सफ़ेद रंग की या कत्थई रंग की नज़र आती है। पीली सफ़ेद रंग की या कत्थई रंग की लट हमें नज़र आती है।
और इस पूरी जो लट है, इस पूरी इसकी लट है या गर्भ है, इस पर भृंगक है, इस पर पूरे पर कड़े से क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। कठोर कड़े क्या दिखाई देते हैं, बाल हमें दिखाई देते हैं। लंबे व कड़े बालों युक्त होती है और केवल क्षति पहुंचाने का जो कार्य है वो इसकी कौन सी अवस्था, भृंगक अवस्था या गर्भ जो अवस्था है, लट जो अवस्था है, उसी के द्वारा किया जाता है। और अधिकांशतया उन क्षेत्रों में इस कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है जो उष्णकटिबंधीय, लगभग जहाँ का टेम्परेचर 32 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है। भारत है, पाकिस्तान है, चीन है आदि जो देश हैं उनमें इसका जो प्रकोप है वो हमें अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हम देखें तो ये कौन सी फसलों जो हैं, हमारी कौन सी फसलों को क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो गेहूं है, बाजरा है, इसके अलावा चावल है, इसके अतिरिक्त जौ है आदि जो फसलें होती हैं हमारी, इनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। मक्का है, इन सभी फसलों को ये क्या करता है, नुकसान। और इनके जो सूखे दाने हैं, उन सूखे जो दाने हैं उनको ये क्षति या नुकसान पहुंचाने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो अभी अपन बात करेंगे कि ये किस प्रकार से क्षति पहुंचाता है। तो ये तो अपनी बात की अपन ने केवल इसके जो करैक्टर्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, वयस्क के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और जो इसकी लट है उस भृंगक के या लट के जो हैं हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ये इसकी लट है। अब अपन बात करें क्षति और महत्व की, तो कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, ये क्षति पहुंचाता है और क्षति लट अवस्था द्वारा की जाती है। जो सूखे जो अनाज के दाने हैं, जैसे अपन ने बात की मक्का है, धान चावल है, गेहूं है, बाजरा है आदि के जो बीज हैं, इन बीजों को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इन बीजों के अंदर जो इनका भ्रूण होता है, कोमल जो भ्रूण है, कोमल जो दाने हैं, उनको ये क्या कर देता है, भ्रूण को अंदर से, दानों के अंदर भ्रूण को क्या कर जाता है, खा जाता है। और बीजों की अंकुरण क्षमता और जो पौष्टिकता है, वो पौष्टिकता क्या हो जाती है, इसके प्रकोप के कारण क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, जो दाने हैं उनको खाकर क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। सामान्यतया इसका जो आक्रमण देखने को मिलता है, जो क्षति पहुंचाता है, वो जुलाई से अक्टूबर माह तक इसके द्वारा अधिक क्षति पहुंचाई जाती है। गर्म और नम जो टेम्परेचर होता है उसमें ये अधिक क्षति पहुंचाने का क्या कर रहा है, कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो भृंगक अवस्था द्वारा ही क्षति पहुंचाई जाती है। कैसे ये क्षति पहुंचा रहा है, और अनाज की जो बोरियां वगैरह में अपन ने भर के अनाज को रखा है, उसकी लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपरी जो सतह है वहाँ तक ही ये क्या करता है, आक्रमण करता है। अधिक जो गहराई है वहाँ तक इसके द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता है। तो भृंगक द्वारा या लट जो अवस्था है उसी के द्वारा क्या पहुँचाई जाती है, क्षति पहुँचाई जाती है। आगे अपन बात करें इसके जीवन चक्र की, तो क्षति की अपन ने बात कर ली। क्षति कैसे पहुँचा रहा है, भृंगक जो है वो दानों को क्या कर रहा है, खा रहा है। दानों के कोमल भाग और जो दानों में भ्रूण भरा हुआ है उस भ्रूण को खाकर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और पाउडर समान दाने जो हैं उनको पाउडर समान, चूर्ण समान क्या कर देता है, बदल देता है। तो इस प्रकार अनाज की पौष्टिकता खत्म हो जाती है और उनका जो भ्रूण है वो ये खा जाता है। तो जब वो बीज को अपन बोएंगे तो उसका अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि उसमें भ्रूण क्या है, एब्सेंट है, भ्रूण उसमें नहीं पाया जाता है। अब इसके लाइफ साइकिल की बात करें, क्या इसका लाइफ साइकिल रहता है, क्या इसका जीवन चक्र रहता है। तो वयस्क जो है, वयस्क में नर और जो मादा जो भृंग होते हैं वो आपस में निर्गमन की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जब पूर्णतः ये क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तब 2 से 3 दिन बाद नर व मादा आपस में क्या करते हैं, मैथुन की क्या करते हैं, क्रिया। मैथुन करने के बाद में मादा 1 से 3 दिन बाद में क्या देती है, अंडे देना प्रारंभ करती है। यहाँ मादा जो है वो अंडे कहाँ देगी, या तो दानों के ऊपर अलग अलग एक एक अंडा, या 2 से 5 तक समूह के रूप में, झुंड के रूप में मादा जो है उसके द्वारा क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। एक जो मादा है यहाँ उसके द्वारा संपूर्ण इसके जीवन काल में 120 से लेकर 150 तक कितने अंडे दिए जा रहे हैं, 120 से लेकर 150 तक क्या दिए जा रहे हैं, अंडे दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा,
मादा द्वारा अपने जीवन काल में 120 से 150 तक अंडे दिए जाते हैं। अंडे अलग अलग दिए जाएंगे या फिर झुंड के रूप में या समूह के रूप में दानों के ऊपर इसके द्वारा क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। यहाँ इनके क्या हैं, अंडे हैं, ये अंडे दे दिए या तो समूह के रूप में या अलग अलग अंडे क्या कर दिए, मादा ने क्या कर दिए, दे दिए। अब जो अंडे हैं इनका उष्मायन होता है, तो उष्मायन जो काल है वो गर्मी के लिए अलग है, सर्दी के लिए अलग है। गर्मी में अंडों का उष्मायन 3 से 5 दिन में होगा, सर्दी में कितने दिन में होगा, 6 से 10 दिन में इनके अंडों का क्या होगा, उष्मायन होगा। जब अंडों का उष्मायन हो जाता है तो इन अंडों से क्या निकलती हैं, लट या क्या निकलेंगी, भ्रंगक क्या होती हैं, विकसित होती हैं, भ्रंगक निकलती हैं। ये जो भ्रंगक हैं कैसी हैं रंग में, कथई या पीले सफ़ेद रंग की हैं, लंबे कड़े बालों से ढकी हुई हैं, लंबाई 4 मिलीमीटर के लगभग होती है। ये भ्रंगक जो हैं यही क्षति पहुंचाती हैं। दाने जो हैं उनके कोमल भाग, उनके जो भ्रूण हैं उनको खाकर ये क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो जो अपना अनाज है उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है, क्षति पहुँचाई जाएगी। जुलाई से अक्टूबर जो टाइम पीरियड है वहाँ तक इनके द्वारा अधिक नुकसान या क्षति पहुँचाने का काम किया जाता है। अब जो लट है वो 20 से 30 दिन में, 20 से 30 दिन में जो नर भ्रंगक हैं वो 20 से 30 दिन में विकसित हो जाएंगे और जो मादा है वो 20 से 40 दिन में विकसित हो जाएगी। ये किस में चेंज हो जाएगी, विकसित होकर प्यूपा में। जो दाने हैं, जो खाद्यान्न अपना भंडारित है, वहीं पर जो प्यूपा है उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। प्यूपा 4 से 6 दिन में, प्यूपा से 4 से 6 दिन में किसका निर्माण हो जाता है, वयस्क का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार लगातार इसका जीवन चक्र क्या होता रहता है, जारी रहता है या चलता रहता है। यहाँ पर अपन देखें तो एक वर्ष में इसकी 4 से 6 पीढ़ी, एक वर्ष में इसकी 4 से 6 पीढ़ी ये जीवन चक्र इसका चल रहा है। और एक वर्ष में इसकी 4 से 6 जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या होती हैं, बन सकती हैं या उत्पन्न हो सकती हैं। और ये लगातार अपनी संख्या को बढ़ाकर अपना जो खाद्यान्न है उस खाद्यान्न को ये क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाने का क्या किया जाता है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब जो किसान है वो किसान इस खपरा भृंग के आक्रमण से, इस खपरा भृंग के प्रकोप से कैसे बच सकते हैं, तो किसान अपनी सूझबूझ द्वारा, जिसमें तो आएगा सस्य प्रबंधन और कुछ केमिकल रासायनिक जो दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल करके भी किसान इस कीट से छुटकारा पा सकता है। अब खुद की सूझबूझ में तो सस्य प्रबंधन में किसान क्या करेगा, उस जहाँ पर किसान अनाज को सुरक्षित करता है, संग्रहित करता है, जिन्हें अपन कहते हैं भंडार गृह, क्या कह रहे हैं, भंडार गृह। इन भंडार ग्रहों की किसान को अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। जब उसका धान तैयार हो गया, उसका अनाज निकल गया, तो अनाज निकलने से पहले किसान जहाँ पर अपना अनाज को भंडारित करेगा उस भंडार गृह की अच्छे से उससे क्या कर देनी चाहिए, साफ सफाई कर देनी चाहिए, ताकि पहले से कोई भी छुपी हुई जो भृंगक की अवस्था है, खपरा की अवस्था या अन्य जो कीट हैं उनको वहाँ से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा, गोदाम की समस्त जो दरारें हैं, समस्त दरारों में, मतलब चाहे से दीवारों पर हों, चाहे फर्श पर हों, चाहे छत में हों, कहीं पर भी जितने भी दीवारें हैं जहाँ इसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं खपरा की वो छुपी हुई रह सकती हैं, तो उन दीवारों को अच्छे से, जो दरारें हैं उनको अच्छे से हमें सीमेंट से क्या करना है, भर देना है। और सीमेंट से भर देने के बाद में जो अनाज है उस अनाज को वहाँ डालें, वहाँ रखें बोरियों में। उससे पहले हमारा जो अनाज है उसको बिल्कुल सुखाना चाहिए। अपन ने खेत से अनाज निकाल लिया तो उसे अच्छे से धूप लगानी चाहिए 5-10 रोज के लिए। और उस सूखे हुए अनाज में केवल नमी 8 से 10% जो दाने हैं उन दानों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, केवल 8 से 10% होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो अनाज क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अनाज को अच्छे से सुखाना है। सुखाने के बाद में अनाज को अपन ने बोरियों में क्या किया, भर लिया। तो जो बोरियां हैं उन बोरियों को नीचे फर्श में नहीं रखेंगे हम, बोरियों को किनके ऊपर, लकड़ी के पाट जो होते हैं ना, पाटे जिन्हें अपन कहते हैं, पाटों के ऊपर रख देंगे, या अन्य
लोहे के किसी के भी अपन पार्ट तैयार कर लें, या अपन जो पट्टियाँ होती हैं उनके पार्ट तैयार कर सकते हैं, उनके ऊपर रखना चाहिए। और दीवार जो है, दीवार से बोरियों को बिल्कुल सटाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, गैप रखना चाहिए। और पूरा अपना जो भंडार गृह है वो वायु रुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा अपन जो अनाज भंडारित किया उसमें नीम की निमोली का क्या मिला सकते हैं, चूर्ण भी मिला सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ जो अनाज है उसमें चूर्ण नहीं मिलाना चाहिए। तो नीम की निमोली या कभी कभी अपन नीम के क्या डाल देते हैं, पत्ते डाल देते हैं, तो वो सब खपरा भृंग के प्रकोप को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। एक आता है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक जो प्रबंधन है उसमें अपन EDCT किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, EDCT इथिलीन डाई ब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। EDCT इथिलीन डाई ब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो क्लोराइड है इसको अपन खाद्यान्न के जो साथ है उसके साथ रख सकते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पर इसी में मिथाइल ब्रोमाइड जो है उसको भी यहाँ क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड जो है उसको भी मिला सकते हैं, और इन सबसे खपरा जो भृंग है उसके प्रकोप को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो खपरा भृंग जो लगता है उसका क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये आपका खपरा जो भृंग है यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से नोट्स तैयार कर रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो जो भी वीडियो प्रतिदिन आए उन्हें अच्छे से देखें, पूरा देखें, और अपने जो नोट्स हैं वो खुद क्या करें, तैयार करें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।